हेलो बच्चों, आज का लेक्चर डेडिकेटेड होगा क्लास 9th के लिए। चैप्टर होगा रेस्ट एंड मोशन, जिसमें हम लोग रेस्ट मोशन और मोशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसका मैं कुछ चीज़ें जो आज मैं टॉपिक कवर करूँगा उसको दिया हुआ है। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। कोशिश करेंगे हम कि यहाँ तक चीज़ों को कवर कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें मोशन चैप्टर को सीखने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। रेस्ट क्या होता है? एम आई इन रेस्ट? क्या मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ? ये सवाल बड़ा अजीब टाइप का होता है। आप देख रहे हैं मैं खड़ा हूँ तो आप बोलेंगे सिंपली कि मैं रेस्ट में हूँ। नहीं, मैं रेस्ट में भी हो सकता हूँ, मोशन में भी हो सकता हूँ। ये चीज़ डिपेंड करता है कि ये रेफरेंस पॉइंट किसको लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट के द्वारा हम दिखाएंगे। जैसे ये एक पॉइंट है, मान लीजिए कि दिस इज पॉइंट O। अब इस यहाँ पर एक चीटी है, यहाँ पर एक चीटी है, ठीक है। ये चीटी चल रही है, ये चीटी चल रही है। अब इस पॉइंट से इस चीटी की डिस्टेंस बदल रहा है। अब मान लो कि ये पॉइंट भी चल रहा है और ये चीटी भी चल रही है। ये पॉइंट भी चल रहा है और ये चीटी भी चल रही है। तो इस पॉइंट से दोनों की स्पीड सेम है, दोनों के बीच की दूरी कांस्टेंट रह रही है। तो उसी चीटी को हम लोग बोल देंगे कि वो चीटी रेस्ट में है। सिचुएशन सेम है, चीटी चल रही है, लेकिन अगर ये पॉइंट नहीं चल रहा है तो चीटी मोशन में हो गई, और ये पॉइंट भी चल रहा है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो चीटी रेस्ट में हो गई। जैसे मैं ट्रेन में बैठा हूँ, जा रहा हूँ, तो ट्रेन के बाहर खड़ा कोई आदमी देखेगा तो मुझे क्या लगेगा कि मैं मोशन में हूँ, उस आदमी को लगेगा कि मैं मोशन में हूँ। और अगर उसी ट्रेन में सामने वाली सीट पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हमें देखेगा तो मुझे उसको क्या लगेगा कि मैं रेस्ट में हूँ। तो पहला केस में क्या हुआ कि जो बंदा था प्लेटफॉर्म पर था वो रेस्ट में था, और ये चीटी मतलब पर्सन चल रहा था तो उसको मोशन दिखाई दिया। दूसरे केस में बंदा ट्रेन में ही है, चलने वाला भी ट्रेन में ही है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो इसको क्या दिखाई देगा? रेस्ट में दिखाई देगा। हम अर्थ पर हैं, तो अर्थ के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं जो कि रेस्ट में हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, जैसे कोई एक पेड़ है, कोई मकान है, कोई बिजली का खंभा है, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरी दूरी नहीं बदल रही है, इसलिए मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चांद पर है तो उसको क्या दिखेगा? अर्थ रोटेट करता हुआ दिखाई देगा कि नहीं, रिवॉल्व करता हुआ दिखाई देगा। अर्थ तो घूमता है, तो हम क्या हो गए? हम मोशन में हो गए। वैसे ही जैसे ट्रेन में बैठे हुए हैं, बंदा प्लेटफॉर्म पर से देख रहा है तो हम मोशन में हो गए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, इसको डिसाइड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रेफरेंस पॉइंट की, या किसी का पोजीशन भी बताना है तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक रेफरेंस पॉइंट की। जैसे कि पूछ रहा हूँ मैं कि मेरी दूरी कितनी है किसी से? पॉइंट O से। मेरी दूरी कितनी है? पॉइंट A से। दोनों अलग अलग है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस पॉइंट पोजीशन बदलता है, उसके हिसाब से वेलोसिटी बदलती है, स्पीड बदलती है, सब कुछ बदलती है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को एनालाइज किया जाता है। द पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। रेफरेंस पॉइंट, द पॉइंट with respect to which motion of a body is
analyzed is called reference point. उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ये समझ गए? रेफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज टेकन इन रेस्ट। इट इज ऑलवेज टेकन इन रेस्ट। इसी के रिस्पेक्ट में करना है तो इसको रेस्ट में मान करके आगे की चीजों को एनालाइज करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट समझ गए? किसी भी बॉडी के पोजीशन बताने के लिए, उसकी स्पीड बताने के लिए, वेलोसिटी बताने के लिए हमको एक पॉइंट फिक्स करना होता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटीज, जो क्वांटिटी फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे उसको फिजिकल क्वांटिटीज करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? किस तरह की क्वांटिटी को फिजिक्स में पढ़ेंगे? ऐसी क्वांटिटीज जिसका कि मेजरमेंट लिया जा सके, ऐसी क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट लिया जा सके उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट न लिया जा सके उसे हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते हैं। जैसे किसी बॉडी का मास निकाला जा सकता है, बॉडी की स्पीड क्या है, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, बॉडी की वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उसने कितना वर्क किया, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जैसे जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कोई पूछे मेरी माँ मेरे से कितना प्यार करती है, इट इज नॉट मेजरेबल, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज ना कहेंगे। ये सबको साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन लिख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज those quantities which can be measured directly or indirectly, जिसका वैल्यू हम पता कर सकें, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और दूसरी उसकी यूनिट होती है। न्यूमेरिकल वैल्यूज और यूनिट, ये दोनों चीजों को मिला करके को यूज करके ही हम किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। जैसे किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो आप बोलेंगे 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 50 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी एंड n इज द न्यूटन। ये यूनिट्स SI यूनिट होते हैं, CGS यूनिट होते हैं, MKS यूनिट होते हैं, FPS यूनिट होते हैं, लेकिन हम लोग केवल SI यूनिट्स की चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ जगह पर CGS यूनिट्स की भी चर्चा करी जाएगी, दोनों में रिलेशन भी बताया जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और एक यूनिट आएगा। अब हर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अलग अलग यूनिट होती है। जैसे डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर करेंगे, स्पीड मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, वर्क जूल में। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और SI यूनिट होता है। इसका पार्ट होता है, एक मेजरमेंट का पार्ट होता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए दो पार्ट होंगे, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जैसे सन से अर्थ की दूरी मेजर करना, कोई जाके थोड़े मेजर किया है टेप लगा करके, वो इनडायरेक्टली मेजर्ड है। समझ में आया? तो इस तरह को इनडायरेक्ट मेजरमेंट को इनडायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं। लाइट की स्पीड इनडायरेक्टली मेजर्ड है। ठीक है, तो ये हो गए आपके फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, यानी फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हो गया स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा होता है वेक्टर
क्वांटिटीज। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे मास ऑफ ए बॉडी, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, इसमें किसी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज। तो क्या लिखेंगे, जिसको केवल मैग्नीट्यूड हो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude and no direction are called scalar quantities. ये ऐसे क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। इसके एग्जांपल में मास, टाइम, स्पीड, वर्क, etc। अब ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम सिलेबस को आगे बढ़ाते जाएंगे उसमें हम बताते जाएंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे स्केलर है कि वेक्टर है और उसका ऐसा यूनिट क्या है। इतनी चीजें हम फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में बताएंगे। ठीक है, लिखना इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज जिसको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction and which follow the laws of vector addition। ये 11th क्लास में आप लोगों को समझ में आएगा, अभी फिलहाल याद कर लीजिए। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction and which follow the laws of vector addition are called vector quantities। इसके एग्जाम्पल होंगे क्या क्या? इसके एग्जाम्पल होंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, etc। ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में फिलहाल इसका मात्र डेफिनेशन तक ही हम लोग रहेंगे। क्लास 11th में जाइएगा तो आपको एक चैप्टर मिलेगा वेक्टर, उस पूरे चैप्टर में वेक्टर के बारे में और भी बहुत लंबी चौड़ी चीजें पढ़नी है। तो आप सोच रहे हैं कि एक यहाँ 2 लाइन का डेफिनेशन और पूरा एक चैप्टर में क्या संबंध होगा? बहुत सारी चीजें वेक्टर के बारे में पढ़नी है, उस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज अ डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। पहले हम लोग ये बता दें कि हाँ, उससे पहले एक चीज और जान लो, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। व्हाट इज रेस्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर। अगर बॉडी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं बदल रही है तो बॉडी को बोलेंगे कि रेस्ट में। इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी do not change with respect to reference point, then the body is said to be in rest।
और अगर मोशन क्या हो जाएगा, इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेज विथ टाइम, चेंजेज विथ टाइम, तो मोशन भी लिख ही लीजिए, मोशन इफ द पोजीशन of a body changes with time with respect to reference point, with respect to reference point, then the body is said to be in motion. बॉडी को क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो बॉडी मोशन में होगी, और बॉडी का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी को बोलेंगे कि रेस्ट में होगी। अब व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस क्या होगा, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। The distance, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity and its SI unit is meter. other units क्या होंगे, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। ये सब कन्वर्जन आपको आता होगा। सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। तो इस तरह से मिलीमीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर भी हो सकता है, डेकामीटर भी हो सकता है। आप उसका कन्वर्जन जानते होंगे, ये भी यूज किया जाता है। जनरली किलोमीटर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस। अब फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। For a moving body, distance can, ऐसे लिख लो, distance will be always greater than zero। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस विल नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो ये था डिस्टेंस के बारे में। इसको जरा ग्राफ के द्वारा मैं दिखाता हूँ कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस, कैसे एक्चुअल पाथ क्या होता है। देखो, एक आदमी है ना, एक आदमी है, चला यहाँ से 100 मीटर ईस्ट की तरफ, फिर घूम गया नॉर्थ की तरफ, 80 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, फिर घूम गया यहाँ से 200 मीटर चला ईस्ट की तरफ। तो पॉइंट ए से चला था, बी पर पहुंचा, सी पर गया, फिर डी पर गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला इसने, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ 100 + 80 + 200। टोटल डिस्टेंस इज 100 + 80 + 200 बराबर 380 मीटर, 380 मीटर उसने चला। समझे, ये था डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, देखो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है। मान लो यहाँ से चलना शुरू किया उसने, और ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे चलते 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 फिर यही आ गया, तो पूरा सर्कमफेरेंस कवर किया। एक्चुअल पाथ क्या है, सर्कमफेरेंस के लॉन्ग चल रहा है, तो लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो मान लो कि इसका रेडियस अगर r है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2πr। मान लो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचा, यहाँ पहुंचा, तो उस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
आधा, सर्कमफेरेंस का आधा, तो 2πr/2, 2πr/2 मतलब पाई आधा। तो इस तरह से आप लोग डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो बच्चों, अगर आपको वीडियो को देखना होगा, मान लीजिए कि कहीं पर लगा कि हम तेजी से निकल गए, तो उसको रिमाइंड करके आप देख लीजिएगा, उसको पॉज करके देख लीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम में हम ज़्यादा कंटेंट दे पाएँ। तो आपको तो देखना है, तो देखने के लिए पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट the shortest path, the shortest path between the initial point and the final point, the shortest path between the initial point, between the initial point and the final point is called displacement, is called displacement। तो कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट होता है? इट इज द स्ट्रेट लाइन, इट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द initial point, initial point to the final point, is called displacement, is called displacement। ये डायरेक्टेड किधर होगा? इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। चूंकि डायरेक्शन की चर्चा हो गई, देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, अदर यूनिट किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलना ठीक उसी तरह से जैसे कि आपने डिस्टेंस वाले में बदला था। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, में बी निगेटिव और में बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट इधर मिटा देता हूँ, फिर लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी में बी पॉजिटिव, में बी निगेटिव और में बी जीरो। डिस्टेंस के बारे में क्या बताया था? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड द बॉडी इज मूविंग। तो क्या लिखना था? डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। अब इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए, ये नंबर लाइन है, सपोज दिस वन इज जीरो। एक बॉडी चली 100 पोजीशन पर पहुंची, 100 मीटर पर, ठीक है। फिर ये यहाँ से वापस आ गई, कितने पे आ गई? 50 मीटर पर आ गई यहाँ से 100 आई इधर, तो डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल पॉइंट हो गया। दिस वन इज सपोज ओ, वो तो लिखा ही हुआ है, दिस वन इज इनिशियल पॉइंट, दिस वन इज इनिशियल पॉइंट। अब बीच में कहा उससे मतलब नहीं है, दिस इज ए, ये क्या है? फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दो, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दो। दिस विल बी बाय एन एरो, एरो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इट इज अ वेक्टर। तो दिस, ये फाइनल पॉइंट कितनी दूरी पर है? 50 मीटर। किधर की तरफ है? राइट को है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 50 मीटर टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स 50 मीटर टुवार्ड्स
राइट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यही पूछा होता कि डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो भाई एक्चुअली ये गया है यहाँ तो 100 और फिर ये वापस आया है +50, तो 150 मीटर इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। मान लो ये यहाँ चला और इधर आ गया, कहाँ पे 100 पे, यहाँ पे पॉइंट सी पर आ गया। अब कोई पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो यहाँ इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दो। मान लो कि ये 120 से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, तो अब ये डिस्टेंस कितना है 120 मीटर, किधर को है, लेफ्ट को है। तो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे -120 मीटर। माइनस साइन क्या बतला रहा है कि इधर जिधर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया था, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, यानी टुवर्ड्स द लेफ्ट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा मैग्नीट्यूड 200 मीटर। माइनस साइन क्या बतलाएगा कि लेफ्ट को, द डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव। अब मान लो ये बॉडी यहीं पे देखो, ये 100 मीटर गई फिर वापस आ गई ऊपर, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब सेम हो गए तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा क्या करना होगा, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो एक आपको डायरेक्शन मिलेगा, द डायरेक्शन विल बी द डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंड द इनिशियल पॉइंट से उसकी जो दूरी होगी वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। बहुत कॉमन पूछा जाता है कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है तब। चलो ये यहाँ से शुरू करी, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर पहुंची जी, ठीक है, रेडियस है 100 मीटर, रेडियस है 100 मीटर। तो इनिशियल से फाइनल की दूरी कितनी है, डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो 100 + 100, द डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 मीटर। ये वापस आ गई यहीं पे, ए से चला और ए पर पहुंच गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, इस केस में पाई r, पाई × 100, इस वाले केस में 2πr, 2π × 100, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कि ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो ये दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, ये 100 और ये 100, तो दिस विल बी 100√2, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए। अभी जो पिछला वाला हमने लिया था उसी तरह का है। मान लो कि एक बॉडी यहाँ से चली 4 मीटर, ठीक है, इधर को गई फिर 8 मीटर, ये छोटा कर दो 4 मीटर दिखाने के लिए, दिस वन इज 8 मीटर एंड अगेन यहाँ से गई 2 मीटर। तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल है और ये क्या है, सपोज बी, ये क्या है फाइनल है। तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल को फाइनल से स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ दो, ये जोड़ दिया इनिशियल को फाइनल से। तो लेंथ ऑफ द AB विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, इसको आगे प्रोड्यूस कर दो, राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। अब ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा करके ये भी निकाल सकते हो तुम। कैसे, ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 + 2 6 मीटर और ये 1 मीटर। अब इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये क्या है हाइपोटेनस, तो h बराबर क्या होता है √c² + b² होता है। p इज हाउ मच 8² एंड b इज 6²। कितना हो जाएगा ये √64 + 36 = √100 = 10 मीटर। 10 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। एंगल कैसे निकलेगा, अभी एंगल के बारे में आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एंगल के लिए आपको यहाँ पर tan थीटा निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपसे एंगल पूछा भी नहीं जाएगा कि क्या होगा एंगल, कितना एंगल पर है, यानी डायरेक्शन इस केस में आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाएगा। ओके,
तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। इस पर बेस्ड आप लोग को न्यूमेरिकल करना होगा। न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड आप लोग कीजिएगा, मैं भी कराऊंगा चैप्टर एंड के बाद कुछ कराऊंगा न्यूमेरिकल। आज न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं कराना हमको। नाउ व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होता है, पढ़े हो गए। डिस्टेंस बाय टाइम इज द स्पीड, तो यही होता है यहाँ पे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को जनरली एस से नहीं दिखाएंगे तो कैपिटल बी से दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाता है स्पीड। इसका ये कैसी क्वांटिटी होगी, देखो ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो डिस्टेंस, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज लिखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इट्स एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट इज, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसको पढ़ते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, या ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो गया, स्पीड का एसआई यूनिट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कॉमन यूनिट इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा, कॉमन यूनिट, डिस्टेंस का कॉमन यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, kmph, किलोमीटर पर आवर। तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर को पर आवर में मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लिख ही देता हूँ मैं, क्वेश्चन ही बना देता हूँ इसको। कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो चलो 1 किलोमीटर लिख दो, ऊपर में किलोमीटर, पर आवर को नीचे में लिख लो। अब ऊपर में मीटर लाना है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1000 मीटर, और एक आवर में कितना सेकेंड, 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट आएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड आ जाएगा। अब ये मीटर पर सेकेंड आ गया। देखो इसको हम पूरा नहीं काटेंगे, एक जीरो काटो, फिर एक जीरो काटो, फिर 2 से 5 काटो, ये 2 से 3 काटो, तो ये कितना आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब ये याद रखना 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई पूछता है कि भाई बताओ 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो क्या करोगे, 1 है 5/18, तो 90 होगा, 90 इंटू 5/18, 18 25 90, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। यानी आपको जितना भी दिया हुआ रहे किलोमीटर पर आवर में, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5/18, यू विल गेट इट इन मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे। चलो अब क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ स्पीड दो तरह का होता है, स्पीड दो तरह का होता है। पहला इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और दूसरा होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट मतलब क्षण, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लीजिए कि हम दिल्ली टू आगरा जा रहे हैं। अब दिल्ली टू आगरा जाने के दौरान हमारी गाड़ी का स्पीड हर जगह पर एक ही तो रहेगा नहीं। सपोज 8 बजे हमने चला, 8:20 पर देखे तो 40 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा था, 8:40 पर देखा तो इट वाज 70 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर कितने पे, 8:20 पर। दिस इज इंस्टेंटेनियस, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, कितने बजे, ठीक है, चलने के 10 सेकंड के बाद
क्या स्पीड, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस एट टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यहाँ से चला 8 बजे, कहाँ से, दिल्ली से चला 8 बजे सुबह, पहुंचा आगरा कितने बजे भाई, 2 बजे। आगरा कितना बजे पहुंचा, 2 बजे। तो 8 बजे से 2 बजे के बीच में टाइम कितना लगा, 6 आवर। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर। तो ये ड्यूरेशन में निकालेंगे, यानी कि बीच का नहीं देखना है आपको। चला, पहुंच गया, टोटल डिस्टेंस कितना चला, 200, और टाइम टोटल कितना लगा, 6 आवर। तो 200 by 6 आवर विल बी द एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा, द स्पीड एट ए पार्टिकुलर instant of time is called instantaneous speed। ठीक है, it is different at different instant of time अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग होता है। ड्यूरिंग द जर्नी, ये भी लिख दो, ड्यूरिंग द जर्नी के दौरान अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, इसको पॉज करके नोट कर लेना तुम लोग। व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस निकालो। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, लिखो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड को मैं इस सिंबल से दिखा रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपको याद रखना है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें आपको बीच में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इनिशियल कहाँ से जर्नी शुरू किया और फाइनली पहुंचे, तो एक्चुअल पाथ की लेंथ क्या है, दैट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, नाउ वेलोसिटी क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड पर, इस पर भी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बताइए, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड per unit time is called velocity। It is a vector quantity, displacement factor है इसलिए it is a vector quantity, its SI unit is, वही जो स्पीड की होगी, its SI unit is मीटर पर सेकेंड। कॉमन यूनिट इसका भी किलोमीटर पर आवर हो सकता है, किलोमीटर पर आवर। तो ये कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया हूँ कि कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बोलेंगे। तो स्पीड, जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, निगेटिव भी हो सकता था, उसी तरह से वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव, में भी जीरो। द वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। स्पीड कभी भी, स्पीड के लिए छूट गया था, ये बात लिख लो, स्पीड कैन नेवर बी जीरो। स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता है और ना ही निगेटिव हो सकता है,
फॉर ए मूविंग बॉडी, ये ध्यान रखिएगा, फॉर ए मूविंग बॉडी। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको था, ये आपको थ्योरी पोर्शन मैंने करवाया वेलोसिटी तक। इसके बाद एक्सेलरेशन करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, तब इकट्ठे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक ये थ्योरी आप लोग तैयार कीजिए। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमको बताइएगा। अगर हो सके अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो सजेशन दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे के जो वीडियो भेजें वो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।